सभी भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सुरक्षा करते हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के थल जल नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश की शान को बढ़ाया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार में स्वतंत्रता सेना आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को योगदान दिया। इस वर्ष मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति हुई है। जुलाई माह में पूरे राज्य में वर्षा 5 से 60% कम वर्षा हुई, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई और जिससे फसलों की रोपनी समय पर नहीं हो सकी। 1 जून से 14 अगस्त तक औसत वर्षापात में 40% की कमी हुई है, जिससे धान रोपनी 80% ही हो पाई है। किसानों को बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। डीजल अनुदान के लिए अभी तक लगभग 1,02,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 48,506 आवेदनों का तथा 11,243 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। आगे सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान किया जाएगा। अच्छी खासी संख्या में किसानों के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर के तहत उपलब्ध विद्युत कनेक्शन में सिंचाई की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले से ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। कृषि के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्य से जुड़े ट्रांसफार्मर यदि खराब होते हैं उन्हें तत्काल बदला जा रहा है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं, उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि के फसलें जैसे मक्का, कुल्थी, उड़द, तोरिया, मटर, भिट्टी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, ताकि किसानों को कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। हमारा शुरू से ही संकल्प है, राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। यहाँ हर आपदा पीड़ित को सहायता दी जाती है, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो। अब आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए
मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब ये जो कोरोना महामारी का भी दौर है, आप जानते ही हैं, पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित रहा है और हम लोगों के देश में तो मार्च 2020 से कोरोना का सामना हो रहा है। अब इस वर्ष की शुरुआत से ही कोरोना के मामले बीच में घटते रहे। अभी भी कोरोना के 798 एक्टिव मामले हैं। कोरोना की जांच एवं इलाज की ठोस व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में ही से ही कोरोना जांच पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अभी भी प्रतिदिन लगभग 1 लाख जांच की जा रही है और हर जिले में RT-PCR जांच की भी व्यवस्था की गई है। 14 अगस्त तक बिहार में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 7,39,000 से अधिक जांच हुई है, जबकि पूरे देश का राष्ट्रीय औसत 10 लाख की जनसंख्या पर जांच का है 6,38,000। यानी बिहार में जांच की प्रक्रिया हम लोगों की पूरी तेज रहती है और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है। हम लोग लगातार इस पर ध्यान दिए रहते हैं। अब मार्च 21 से ही कोविड-19 टीकाकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसमें प्रथम खुराक, द्वितीय खुराक और प्रिकॉशनरी डोज को मिलाकर 14 करोड़ 75 लाख से अधिक कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं। संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही है और लोगों को हर संभव सहायता एवं सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्णय के उपरांत सब प्रति को परिवार को 50,000 रुपए देने का निर्णय हुआ। इसलिए अब हम 4 लाख के अलावे 50,000 रुपया अतिरिक्त मदद दे रहे हैं। अब तक कुल 12,996 मृतकों के आश्रितों को 584 करोड़ और 82 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। अब हर दृष्टिकोण से हर चीजों में हम लोग अपना काम करते रहते हैं, चाहे विधि व्यवस्था हो, सब चीज को, और कानून का राज पूरे तौर पर यहाँ पर स्थापित है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन पर पुलिस अपना काम करे और कोई भी अपराधी बच न पाए। आप जानते हैं कि हम लोगों ने हर थाने को 2 हिस्से में, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेज और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, इसमें सारे थाने को 2 हिस्से में बांटा हुआ है और सारे हमारे पुलिस वाले और अधिकारी 2 हिस्से में रहते हैं ताकि जहां पर कोई क्राइम होता है अब उसको लेकर के उसकी जांच वो करते रहें और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करते रहें। यानी पहले क्या होता था कि लोग लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं, कोई जांच नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए 2 हिस्से में कर दिया गया। अब उसके चलते जहां भी कोई भी क्राइम हुआ और उसके लिए जो जांच करना है उसके लिए ससमय जांच पूरे तौर पर करते रहते हैं और पूरा का पूरा विभाग, इसके वरिष्ठ अधिकारी एक चीज को देखते रहते हैं और समय समय पर, और किसी चीज की नहीं कि भाई कितना क्राइम बचा हुआ। हर तरह से हम लोगों ने ये कह दिया है कि भाई कुछ भी होता है तो उसका एक लिमिटेड पीरियड में आप उसकी पूरी की पूरी जांच करिए। ये सब काम हम सब लोग कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रख करके
पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई है और आगे भी इसकी बढ़ोतरी करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और पुलिस के लिए वाहन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। हाल ही में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इसके तहत अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी आदि की सूचना पटना स्थित कॉल सेंटर में आने पर तत्काल पुलिस सहायता एवं आवश्यकता अनुसार फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस की सहायता भी पहुंचाई जा रही है। एक दिन जा करके इस काम की शुरुआत करने का मौका मुझको मिला और हमने पूरा विमर्श किया और देखा ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह से लोगों को होगा और इसके लिए और भी जितने वाहन वगैरह की बात है उन सबों को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए जितने अधिकारियों की और आवश्यकता होगी उनको इस काम में लगाया जाएगा। जब भी कुछ होता है यहाँ से उस इलाके को सूचित भी करते हैं और यहाँ से भी वहाँ पर भेजने का प्रबंध किया जाता है। तो ये सब काम हम लोग काम कर रहे हैं और आप समझ जाए कि शुरू में ही जो सब जो है हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द का भी शुरू से माहौल कायम किया है। शुरू से ही सांप्रदायिक घटनाओं में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ये 2006 से ही हम लोगों ने इस पर जितनी बातचीत की है और इस बात को देख करके ये सारे पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग कहीं भी इस तरह की घटना होती है उसमें सक्रिय रहते हैं, तत्काल वहां पहुंचते हैं, किसी मामले को इसको और ज़्यादा खराब होने नहीं देते हैं और सदैव इस काम को देखते रहना है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कितना सबके लिए काम किया। कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई 2006 में। राज्य के मिली जुली आबादी वाले इलाके में अवस्थित और संवेदनशील कब्रिस्तानियों की घेराबंदी की जा रही है। अब तक 9,442 चिन्हित किया गया है और 7,220 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी गई है। यह काम लगातार जारी है ताकि किसी तरह का तनाव नहीं आए। ये सब काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं और आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2016 से ही बिहार मंदिर चार दीवारी निर्माण योजना शुरू की गई क्योंकि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी की भी घटनाएं घटती रहती। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सोचा कि जहां जिनकी चारदीवारी नहीं है उसकी चारदीवारी हम लोग करें और जो 60 साल से पुराना जितने धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित हमारे पुराने मंदिर हैं उनकी घेराबंदी करने का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 295 मंदिरों की चारदीवारी की जा चुकी है और हमने कहा है कि इसके अलावे भी और जितने की भी चारदीवारी नहीं है और 60 साल से कम वाले भी हैं उनको भी हम लोग आगे देखेंगे ताकि हर हालत में ठीक ढंग से चारदीवारी हो जाए और कोई घचपच इधर उधर नहीं कर सके। मंदिर में जा करके कोई कुछ भी न कुछ भी कहीं से कहीं मूर्ति की चोरी भी करता है और ये सब तरह की घटनाएं घटती है। इसी को रोकने के लिए हम लोगों ने 16 से किया है। इसको आगे भी हम लोग काम करेंगे और आप जानते हैं कि हम लोगों ने अब आगे का भी यही तय कर दिया है। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम निर्माण का निर्णय लिया गया है। अब परंपरागत शवदाह गृहों को ठीक कराकर और लोगों को दाह संस्कार एवं बैठने आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए मोक्ष धाम के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर विद्युत शवदाह गृह की भी व्यवस्था होगी, यानी जो चाहेंगे वो विद्युत शवदाह गृह भी कर सकेंगे। ये सब चीज हम लोगों ने करने का निश्चय किया और प्रशासनिक सुधार के लिए भी सारा काम। अब आप जानते ही हैं कि बिहार लोक सेवा कानून हम लोगों ने 11 में लागू किया। अब इसके तहत नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएं एवं नियमित समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा। 15 अगस्त 2011 से
इसको शुरू किया गया और अब तक 31 करोड़ 65 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। शुरू में 9 विभागों की 35 सेवाएं थी, अब इसको बढ़ा करके 14 विभागों की 153 सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है। अब इसमें से जो भी होता है उसमें 73% केवल जाति का, आय का और किसी के आवास का, निवास का प्रमाण पत्र, इसके लिए सबसे अधिक लोगों का आता है एप्लीकेशन, तो 73% लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और हम लोगों ने यह भी कर दिया है, लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। अब इसमें 90% लोग ऑनलाइन सुविधा ले रहे हैं। ये सब चीज़ हो रहा है। और लोक शिकायत निवारण कानून भी आपको मालूम है, हम लोगों ने जो लागू किया 16 में, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब तक कुल प्राप्त 12,18,075 आवेदनों में से 11,80,672 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अभी निरंतर चलता है, लेकिन अब हम लोगों ने तब 1 साल से फिर शुरू कर दिया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। अब ये इसको भी शुरू कर दिया है, यानी लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जारी रहेगा, वो चलता रहेगा, और उसके साथ जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यह भी सब चलता रहेगा। अब आपको सबको मालूम है कि हम लोगों ने विकास का जो काम किया, राज्य में सड़कों और पुल पुलियों और भवनों का निर्माण किया। हम लोगों ने पहले सोचा था कि जो दूर दराज के जो इलाके हैं उससे राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज़्यादा समय न लगा। अब वो जब हो गया तो उसके बाद तय कर दिया हम लोगों ने कि अब 5 घंटे का करेंगे। इसके लिए और ज़्यादा सड़कों का निर्माण, पुल पुलियों का निर्माण, ये सब चलता रहा है। और हर तरह से चारों तरफ आप जानते हैं कि फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का जाल बिछाया गया है, और अन्य जिलों में आरओबी एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। तो हर तरह से यानी आप समझ लीजिए पुल पुलियों के लिए भी काम हो रहा है। और एक तो अभी आपको मालूम है हम लोगों ने शुरू किया था दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ बनाने का हमने किया था, और इसका शुभारंभ किया था 11 अक्टूबर 2013 को। अब अभी जाकर के 24 जून 2022 से जेपी गंगा पथ के दीघा से पीएमसीएच तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसको लेकर के लोग बहुत उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में लोग गंगा पथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। हम भी कई बार 2-3 बार देख चुके हैं, लोगों को कितनी खुशी है। और दीघा से दीदारगंज तक संपूर्ण परियोजना का कार्य फरवरी 2024 तक पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने ये भी तय किया है कि पश्चिम में दानापुर से आगे शेरपुर तक ले जाने की योजना, जहां पर गंगा नदी पर निर्मित होने वाले शेरपुर दीघापुर 6 लेन पुल से भी संपर्कता होगी, और पूरब में गंगा पथ को गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह विद्युपुर 6 लेन पुल से भी जोड़ा जाएगा। और भविष्य में हमारी इच्छा है कि गंगा पथ को पूरब की ओर बख्तियारपुर ताजपुर पुल और पश्चिम की ओर आरा छपरा पुल से भी जोड़ा जाए। अब आप कल्पना कर लीजिए कि गंगा नदी के किनारे अभी जो पथ बन रहा है जेपी गंगा पथ, अब कितना लोगों को खुशी और कितनी दूर तक एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का, और फिर दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाने में लोगों को कितनी और ज़्यादा सुविधाएं होंगी। तो ये काम भी हम लोगों का जारी रहेगा। और एक बात आप जान लीजिए, एक चीज़ हम लोगों ने और कर दिया है कि सड़क, पुल और भवनें जो सरकार बनाती है, इसका मेंटेनेंस को भी डिपार्टमेंट को ही करना है। अब इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। आप समझ रहे हैं कि जितने संबंधित विभाग इसकी पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं। अब विभागीय तौर पर मेंटेनेंस के लिए आप समझ लीजिए अब इंजीनियर्स की और अन्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या में और बहाली होगी। ये खाली टेंडर कर कर के मेंटेनेंस का कोई मतलब है? हम तो पहले से भी बराबर कहते रहे
अगर डिपार्टमेंट ही मेंटेनेंस करेगा और उसके लिए पूरी संख्या में और जितने इंजीनियर की जरूरत है, अन्य कर्मियों की जरूरत है, सबको बहाल करके रखा जाएगा और उन्हीं का काम है सड़क को, पुल पुलिया को और जितने भवन बनते हैं उन सभी का मेंटेनेंस वो नियमित रूप से करते रहे। ये होगा तो कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब बिहार में ही कुछ काम होते रहता है, इसलिए समय समय पर आप लोगों के ध्यान में हम लोग ला लेते हैं। अब कितने हुए हैं आप जानते ही हैं कि हर प्रकार के कितने तरह के भवनों का हम लोगों ने निर्माण किया। अब आप सामने ही देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, यही देख रहे हैं ना, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। इसमें ज्ञान भवन सबसे पहला बना, बापू सभागार, सभ्यता द्वार पीछे, और हमने यहीं पर सम्राट अशोक की सांकेतिक सिंबॉलिक प्रतिमा लगाई है। अब ये कितना बढ़िया है, और जान रहे हैं बापू सभागार में 5000 की संख्या है। अभी तक देश में कहीं नहीं बना है इतना बड़ा, अब यहाँ पर ये बना हुआ है और कितने लोग आ रहे हैं। तो यही सामने देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र हम लोगों ने इसको बनाया। और फिर पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बिहार म्यूजियम का निर्माण कराया गया। पटना म्यूजियम का भी विस्तार कर रहे हैं और दोनों म्यूजियम को, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को, आप समझ लीजिए भूमिगत मार्ग से जोड़ने की योजना पर भी काम शुरू हो गया। और उसके अलावे सरदार पटेल भवन का निर्माण कराया, और यह भूकंप रोधी भवन है। 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के झटके को यह सह सकता है, ऐसा बनाया गया है। और इसलिए यहाँ पर पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग वहीं पर रखा गया है। कहीं अगर ऐसी दुर्घटना होगी वो रहेगा, और वहीं से फिर पूरे सब जगहों पर लोग इसको देख सकते हैं। और 7 दिन तक वहाँ जितने भी अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। इस तरह का बिल्डिंग बनाया गया है, ये खास तरह का बिल्डिंग बनवाया गया है, और जो काम कर रहा है आप लोगों को भी, सब लोगों को मालूम है इसके बारे में। और समझ लीजिए कि इसके पहले भी तो हम लोग 2012 में भी राजगीर में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया, और 2018 में हम लोगों ने बोधगया में महाबौद्धिक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण शुरू किया गया, और अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2022 को उसका भी निर्माण पूरा हो गया। तो इस सब तरह से, और बाकी आप जानते हैं 1917 में जो बापू आए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चंपारण सत्याग्रह में, तो उनके बिहार आने की स्मृति में ही मोतिहारी और बेतिया में 2000 की क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण पूरा हो चुका है। और मुजफ्फरपुर में, क्योंकि बापू आए थे और पटना से मुजफ्फरपुर से ही आगे गए थे, तो मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह का सभागार का निर्माण चल रहा। इसके अलावे अन्य महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण भी किया जा रहा, जिसमें आप जान लीजिए कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप बनाया जा रहा। अब आप समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष इसमें रखे जाएंगे। ये अस्थि अवशेष वैशाली के पास मड स्तूप से खुदाई करके निकाले गए थे पहले, कई साल पहले, और वो वर्तमान में पटना म्यूजियम में रखा हुआ सुरक्षित तौर पर। ये बन जाएगा, वहाँ पर रहेगा। लोग कितनी बड़ी संख्या में उसको देखने जाएंगे। आप जानते हैं वैशाली का भी इसका कितना बड़ा संबंध है। और पूरे तौर पर हमारे जो यूथ हैं, इन सबको साइंस के बारे में नई जानकारी देने के लिए पटना में आधुनिक साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा, और इसका नामकरण हम लोगों ने किया था एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। उनका निधन हो गया था, उनका बिहार से बड़ा अच्छा संबंध था, आते रहते थे, राष्ट्रपति थे तब भी, राष्ट्रपति के बाद भी। तो जब उनका निधन हो गया तो हमने कहा कि नहीं, उनकी स्मृति में हम इसको रखेंगे, इसलिए उसका नाम हमने एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी रखा गया। अब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति में पटना में बापू टावर बन रहा है,
और उस बापू टावर का निर्माण जो कराया जा रहा है, इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं विचारों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज बापू के बारे में मालूम हो जाए, कोई भूले नहीं। देश को जो आजाद कराया, नई पीढ़ी के लोगों को हर तरह से याद रहना चाहिए कि हमारे बापू ने क्या किया। तो एक एक चीज वहां पर हम लोग ऐसा करवा देंगे, चारों तरफ से ला करके कर रहे हैं, बराबर हम देखते रहते हैं, ताकि नई पीढ़ी के एक एक बच्चे बच्चियों को पूरी जानकारी बापू के बारे में हो, तो वो हर चीज को देखेंगे। ये भी हम लोग सब बनवा रहे हैं, तो सब तरह से काम कर रहे हैं। और काम हम लोग कौन सा छोड़ रहे हैं? आप जानते हैं महिला सशक्तिकरण का सब तरह का काम करते हैं, और आपको मालूम है कि महिलाओं के लिए क्या किया। जब हम लोगों को मौका मिला तो 2006 में पंचायती राज में और 2007 से नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया। अब कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं पंचायती राज में और नगर निकायों में काम रह रही। आप जरा इसकी कल्पना कर लीजिए, कितनी बड़ी बात हो गई है। तो आप देख लीजिए, और पंचायती राज संस्थाओं का तो 4 चुनाव हो चुका, और नगर निकायों का भी चौथा बस होने वाला। तो इस सब जगह जितनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने किया है, तो और उसके अलावे साथ में ही हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं का 50% का आरक्षण किया था। तो अब सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक महिलाओं को रखा। और 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। इतना प्रावधान किया, आप जान लीजिए कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या है 25,102, और इतना ज़्यादा पूरे देश के किसी राज्यों में महिलाएं नहीं, इतनी महिलाएं हैं। अब इसकी संख्या तो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने 35% का आरक्षण दिया है। और उसके बाद हर प्रकार की सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए वही 35% का आरक्षण हम लोगों ने इस सब को शुरू कर दिया। और इसके बाद आप जानते हैं जीविका का काम, चूँकि स्वयं सहायता समूह में संख्या कम बहुत थी पहले, हम लोगों ने इसके लिए शुरू किया, और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया, और इतने बड़े पैमाने पर काम किया, इसका नामकरण जीविका किया। अब आप समझ लीजिए कि अब 10,31,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका। 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ गई हैं। अब इससे कितनी महिलाओं को जागृति हो रही है, और कितना अच्छा काम हो रहा है। आप सब देख रहे हैं जीविका समूह का। और बालिकाओं के लिए भी तो आप जानते ही हैं, हम तो क्यों चाहते थे बालिकाओं को पढ़ाना। एक बात तो सबको हम इसलिए बार बार याद करा देना चाहते हैं कि हमारा जो मानव विकास मिशन है, उसने पूरा सब तरफ से जानकारी लेकर के 13 में एक बार पूरे तौर पर बताया और जानकारी दिया कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 है, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो बिहार में भी उस परिवार का प्रजनन दर 2 है। और अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर उन परिवारों का 1.7 है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वेक्षण हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो बिहार में उन परिवारों का प्रजनन दर 1.6 निकला। इसको लेकर के मेरे मन में तो यूरेका की भावना आई, और तभी हम लोगों ने हर पंचायत में 10+2 स्कूल खोलने का निर्णय किया, और उसके लिए सारा काम, ताकि महिलाएं लड़कियां खूब पढ़ें, और उसके चलते प्रजनन दर नीचे जाएगा। और उसके बाद तो हम कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी वही काम हम लोग कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने सब जगह किया, लेकिन अब उसके आगे और उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि सब जगह जो पढ़ाने के लिए लड़कियों को
जो हम लोगों ने शुरू किया है, तो अभी जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है तो बहुत हो गया है। अब इसके लिए आप समझ लीजिए, नए विद्यालय भवन के लिए में 2768 स्कूलों में और 3503 विद्यालयों को अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण काम किया कर रहा है। अब उसमें आप समझ लीजिए कि 7530 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत हैं। तो ये सब काम किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि जो ये बात हो रही है कि अब जो हम लोगों ने इतना पढ़ाई का काम करवा रहे हैं, आप समझ लीजिए 2005 में बिहार का प्रजनन दर था 4.3, अब बढ़ते बढ़ते अब घट करके आ गया है 3, और अभी कल ही हमको बताया गया है कि थोड़ा और घट गया है, 2.9 पर हुआ है। अब इसीलिए हम सबको पढ़ाना चाहते हैं कि कुछ ही साल के अंदर ये काम जारी रहेगा तो प्रजनन दर हमारे यहां भी 2 पर आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। अब इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी परिवार में इससे अधिक कोई नहीं पैदा कर सकता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रजनन दर बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये सब बात हो रही है और कभी कभी चर्चा होते रहती है। तो हमने तो कहा ना भाई कि कहां कहां चाइना ने क्या किया था, 1 पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तब फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है, लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सारा काम किया है। और आप जान लीजिए कि पूरे तरह से जो मैंने अनुमंडल स्तर पर कॉलेज की स्थापना है, अब इसके आगे भी और बढ़ाने की बात हम लोग सोच रहे हैं कि ताकि लड़कियां वहां पढ़े, लड़कियां आगे पढ़े। इसलिए आप जानते ही हैं ना, पहले जो इंटर पास लड़की करती थी उसको 10,000, और कोई अगर ग्रेजुएट कर ले तो उसको 25,000, और अब तो बढ़ा के हम कर दिए कि लड़की इंटर पास कर जाए तो उसको 25,000 और ग्रेजुएशन कर ले तो 50,000 सरकार देगी। तो इतना करने के बाद ताकि लड़कियों को और आगे बढ़ाने का हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों की चर्चा का मतलब यही है कि इस पर हम सब लोगों को ध्यान देते रहना चाहिए। और न्याय के साथ विकास तो हम लोग करते ही रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में और संघ लोक यूपीएससी में ये प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर अगर कोई बीपीएससी का है तो उसको 50,000 रुपया, और अगर यूपीएससी का है यानी संघ लोक सेवा आयोग का है तो उसको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि, ताकि पहला परीक्षा पास कर जाए तो दूसरा और अंतिम परीक्षा की पूरी तैयारी, क्योंकि ज्यादातर गरीबी परिवार है, ये हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब इसका लाभ लोग ले रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को बीपीएससी में 3,118 और यूपीएससी में 92 लोगों ने फायदा लिया। अति पिछड़े वर्ग के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में बीपीएससी में 4,301 और यूपीएससी में 113 ने योजना का लाभ लिया। तो इस तरह से एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं। और कौन काम नहीं कर रहे हैं? ग्राम परिवहन योजना हर जगह पर, हर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जो काम कर रहे हैं, प्रत्येक पंचायत में 7 योग्य वाहनों की शुरुआत, और 4 देते हैं हम लोग, और उसके लिए 1 लाख रुपए का अनुदान। और हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पंचायत में 4 और अति पिछड़ा के लिए 3 वाहन देने का हम लोगों ने योजना चलाई है, चल रही है। और इस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के 22,887 और अति पिछड़ा वर्ग के 16,547 युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया। तो एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं। और जो भी हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 87 आवासीय विद्यालय संचालित है। अब वैसे प्रखंड जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50,000 से अधिक है, वैसे 40 प्रखंडों में 10+1
2 आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है और इस पर 1870 करोड़ रुपया 1870 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब इसका सब काम किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग +2 कन्या आवासीय विधायक खोला जा रहा है। 18 जिलों में निर्माण कार्य जारी है, 20 में निर्माण कार्य अगले 2 वर्षों में किया जाएगा। और अनुसूचित जाति और जनजाति के 111 छात्रावास संचालित हैं। इसमें 19 छात्रावासों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अब यह तय किया गया है कि जिन प्रखंडों में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 30,000 से अधिक है, वैसे 136 प्रखंडों को चयनित किया गया और वहां 100 क्षमता वाले छात्रावासों का निर्माण की स्वीकृति दी गई। और इसमें भी कितना खर्च आएगा? 667 करोड़। तो हर प्रकार के लोगों के लिए तो काम किया जा रहा। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास में लगभग 25 जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास अवस्थित है। 9 जिलों में कार्य शुरू किया गया है और 4 जिलों का भी निर्माण कार्य 1 साल में पूरा हो जाएगा। और उसी तरह से आप जानते हैं कि 8-9 में ही अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी जिला में 1,100 बेड्स वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाने की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। 32 जिलों में ये काम हो गया है और वहाँ बिल्डिंग नहीं मिलने के कारण समय लगा, लेकिन 6 जिलों में बाकी काम भी अब शुरू हो चुका है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी सब काम किया जा रहा। जो भी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं थी, उनके लिए परित्यक्ता योजना पहले 10,000 रुपया दे रहे थे, अब उसको 25,000 रुपया कर दिए और इस योजना का लाभ अब तक 13,876 महिलाओं ने ली है। और शैक्षणिक सुधार हेतु मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु मदरसा सुदृढ़ीकरण का योजना चल रहा है। अब आप मदरसों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों को, पहले उनको कितना पेमेंट था? कुछ न के बराबर था। अब हम लोगों ने उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से कर दिया है कि अन्य स्कूलों में जो मिलता है उनको भी, जिसको भी मान्यता प्राप्त है, वैसे सभी मदरसों में वही दिया जाएगा, उनको दिया जा रहा है, तर्ज दिया जा रहा है। तो उसी तरह से और हर प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। पटना में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जो सबसे पुराना, सबसे और ऐतिहासिक है अंजुमन इस्लामिया हॉल, अब उसका जो हम लोगों ने पुनर्निर्माण करा दिया है, अब कितना सुंदर बन गया है और भव्य इमारत बना। अब उसी तरह से आप जान लीजिए पटना सिटी में शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर यह भवन बन रहा है। अब हर जिला मुख्यालय में वक्फ की भूमि पर 10+2 स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण योजना की स्वीकृति दी गई है। अब आप जानते हैं कि दरभंगा आवासीय विज्ञान निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और किशनगंज, पूर्णिया और मधुबनी जिले में निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आगे दोनों वक्फ बोर्डों को आवासीय विद्यालय के लिए स्थल का चयन कर सूचित करने को कहा गया है कि जितना जल्दी दीजिएगा उतना जल्दी उन्हीं जगहों पर इस तरह का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण का काम किया जाएगा। तो हम लोगों ने सब तरह से काम कर दिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि पटना के मीठापुर में मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया। अब पटना के मीठापुर में कितना अच्छा बन गया। तो इस तरह से एक एक जगह पर हर तरह के काम के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया। और समाज सुधार के लिए हम लोग तो निरंतर अभियान चलाते हैं। आप जानते हैं शराबबंदी, इसके लिए जो काम किया गया 16 से। अब उसके बाद जो दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन निरंतर अभियान चल रहा है। और आप जान रहे हैं कि एक एक चीज को अब बताया गया है। दारू कितना बुरी चीज है, शराब कितनी बुरी चीज है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में रिपोर्ट दी और बोल ली शराबबंदी पर आज़ादी की लड़ाई में बापू
बापू ने, राष्ट्रपिता ने जो एक एक बात कही, और फिर दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन होना चाहिए, ये गैर कानूनी चीज है। इस सब चीज के लिए निरंतर हम लोग अभियान लगा रहे हैं और सबको पालन किया जा रहा है। और एक बात हम हर जगह जाते हैं, दिखाते हैं, इसके लिए हम लोगों ने समाज सुधार अभियान के अंतर्गत इस चीज को हम लोगों ने कराया है। और जान लीजिए, इसमें एक एक चीज लिख दिया है। WHO का रिपोर्ट, शराब का जो दुष्परिणाम है उसने कहा, बहुत लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बातें कही है, ये सब चीज को, और बापू ने जो कहा, बापू ने क्या कहा, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। अब कौन लोग हैं हम लोग शराबबंदी, बहुत लोगों को खराब लगते रहता होगा, लेकिन चलिए कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। लेकिन अगर सोचिएगा कि उन्होंने देश को आजाद कराया, अब बापू का जो विचार है, हम तो आखिर उन्हीं के विचारों को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज जो ग्रोथ हो रहा है, बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनके सब विचारों को देख करके ही हम काम करते रहते हैं। तो इसलिए उनका भी तो है शराब, को कितना बुरा चीज है, रोज कितना आदमी मरता है, देख रहे हैं, जहरीला पी लेता है, मर जाता है, तो कितना बुरा चीज है। तब बापू की बात को समझना चाहिए। और एक बात और मान लीजिए कि ये जो WHO की रिपोर्ट है, अब आप जान लीजिए, उसने पूरे दुनिया भर का सर्वे करके, एक एक चीज का आकलन करके, जो उसको 2018 में प्रकाशित किया, कहा कि विश्व भर में आप समझ लीजिए 30 लाख लोगों की मृत्यु एक साल में, अगर 2016 में, तो उसमें से 5.3% शराब पीते रहते थे, उनकी मृत्यु हुई। आप ये समझ लीजिए। और दूसरी बात, शराब के सेवन के कारण युवाओं में मृत्यु दर, बूढ़े लोगों की अपेक्षा काफी अधिक है। 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों में 13.5% लोगों की मृत्यु शराब के कारण होती है। और कितनी कितनी बीमारियां शराब के लगभग 200 बीमारियों आगे बढ़ती है। और आत्महत्या के कुल मामलों का 18%, आपसी झगड़े का 18%, सड़क दुर्घटनाओं का 27% और मृत्यु के 13% मामले शराब के सेवन के कारण होते हैं। यह WHO का रिपोर्ट। और उसके अलावे जो कुछ भी दहेज प्रथा और बाल विवाह, दोनों के उन्मूलन के लिए कम शादी में लड़की का शादी होना चाहिए और लड़की के शादी में दहेज लेना चाहिए, कितनी गंदी चीज है। इसके लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और उसके बारे में एक एक बात, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा अभियान, ये सब करके आप ये जान लीजिए, हम लोगों ने घर घर ये हम लोग पहुंचा रहे हैं, ताकि हर घर में लोग देख लें, जाने, पढ़ें शराब कितनी बुरी चीज है, दहेज प्रथा कितना गलत है, बाल विवाह कितना गलत है। सब लोग जानेंगे तो काफी अच्छा काम सब कुछ होगा। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और आपको तो सबको हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने 7 निश्चय का काम शुरू किया है। अब उसकी कितनी प्रगति हो गई, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, ये पहुंचा दिए हम लोग। और शौचालय निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया, एक एक तरह का काम कर दिया गया हर तरह से। और टोलों को ग्रामीण सड़कों के साथ उसको जोड़ने का काम, ये सब काम तो हम लोगों ने सब जगह किया है। और ये लगभग ये सब काम पूरा हो रहा है। और बच्चों को, बच्चियों को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या दिया, युवाओं को बल के तहत आर्थिक हल, युवाओं को बल के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ लोग ले रहे हैं। हम लोग इसको आगे जारी रखेंगे। अब इसके आगे भी जो हम लोगों ने और आगे के लिए सोचा है, आगे बढ़ाने के लिए, अब आप जान लीजिए कि सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट का अब सब कुछ काम शुरू हो रहा। अब आप सोच लीजिए कि रात में एक एक गांव का आदमी को कितनी रोशनी रहेगी।
लोग देखेगा रात में सोलर स्ट्रीट लाइट के जरिए। तो ये सब काम भी हम लोग करवा रहे हैं, करवाएंगे। और स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बेहतर बना करके टेलीमेडिसिन से लोगों की चिकित्सा परामर्श किया जाएगा। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो बाल हृदय योजना शुरू किया कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का, अब कितने लोग ऐसे ही मर रहे थे, उसका कोई उपाय नहीं होता था, बहुत कठिन होता था। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना शुरू करा दिया। और अब तक आप जान लीजिए 483 बच्चों का प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात प्रांत के अहमदाबाद शहर में अवस्थित सत्य साई अस्पताल में इलाज हो चुका है। और ये निरंतर करते हैं, उनको वहाँ भेजते हैं, वहाँ से यहाँ लाते हैं। कोई भी जाता है अपने बच्चे या बच्ची के साथ वहाँ रहता है, उसको रहने की सुविधा होनी चाहिए, जाने की आने की सब तरह का घर से सुविधा होना चाहिए। ये एक एक काम हम लोग करके सब लोगों को सहयोग दे रहे हैं, आज इसका सब लोग लाभ ले रहे हैं। तो हर तरह से ये सारा सब चीज़ हम लोग करते रहते हैं। और पशुओं के लिए भी 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था करने के बारे में सब कुछ उसके लिए तैयारी हो रही है। और मोबाइल यूनिट के माध्यम से पशु चिकित्सक और अन्य कर्मियों के द्वारा घरों में पहुंचकर पशु चिकित्सालय अन्य सेवाएं निःशुल्क दी जा रही। तो ये सब दी जाएगी, ये सब चीज़ किया जा रहा। और एक बात और महत्वपूर्ण है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। इस बार तक कितना बुरा हाल हम शुरू में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दें। और इसके लिए आप समझ लीजिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग और पंचायती राज विभागों का पूरा सर्वेक्षण करा लिया गया। और इस पर अब थोड़ा काम भी शुरू हो गया। इसको पूरे तौर पर हम लोग काम करेंगे। और आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज़्यादा काम होना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीज़ों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा होगा। और आप जान रहे हैं हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं। सारे पार्टी के लोगों को बैठ करके 2019 में मीटिंग हुई और उसी समय हम लोगों ने उसका नामकरण किया जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। यानी कि जल संरक्षित है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित होगा, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जीव जंतु। सबकी सुरक्षा के लिए जल और हरियाली के लिए सब कुछ काम करना है। तो हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे हैं। अब बिहार और झारखंड जो अलग बन गया, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो इतना हरित आवरण मात्र 9% था बिहार का। हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अब 12 में हरियाली मिशन की शुरुआत कराई, 24 लाख का लखा 24 करोड़ का पौधारोपण का, और 18-19 तक 22 करोड़ हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने और ज़्यादा बढ़ाते हुए पिछली बार में और जो ज़्यादा इसको बढ़ाया, लगभग 7 करोड़ 35 लाख उसके अलावा पौधारोपण। तो अब जो 9% था, अब वो बढ़ के 15% हो गया। और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि उसको 17% से भी आगे करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों का तो क्षेत्रफल कम है और आबादी ज़्यादा है, तो जितना मैक्सिमम संभव है उतना हम लोग हरियाली के लिए हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। तो ये सब काम चल रहा है। और दूसरा है कि मौसम के अनुकूल कृषि का, तो इस सब लोगों को अब सिखाया जा रहा है। आप समझिए कि 38 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है और हर जगह किसानों को
सभी कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रति वर्ष 1.5 लाख किसानों का प्रशिक्षण हो रहा है। तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और आप जान रहे हैं कि सौर ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। खाली ऊर्जा की बात नहीं है, असली नेचुरल तो सौर ऊर्जा है और उस पर खूब जोर दे रहा है। सरकारी भवनों में 2135 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा अधिस्थापित कर दी गई। अब आप जानते ही, इसके अलावा हम लोगों ने जो तय किया जाति आधारित गणना, और राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा रही है। हम लोगों ने तो तय किया 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा, 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, जितना खर्चा होगा करेंगे, लेकिन हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। और इसको समझ लीजिए, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारियों को दी गई है। और इस काम में विभिन्न विभागों के जितने अधीनस्थ कर्मियों की सेवाएं ली जा रही, सब तरह की पूरी तैयारी कर दी गई है। सबकी सेवा ली जाएगी और पूरा तैयारी करके इसको तेजी से हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। और उसके साथ साथ हर परिवार की, किसी भी जाति का हो, उसका आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण हम लोग करेंगे साथ साथ, ताकि कौन परिवार, चाहे किसी भी जाति का, वो गरीब है तो आखिर उसके उत्थान के लिए भी और क्या करना है। हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं। और भी अगर इस पूरे सर्वेक्षण से ये जानकारी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि सबके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और इससे ये हो जाएगा, ये जो जाति आधारित गणना का हमारा काम, और उससे जो भी निकलेगा उसके लिए उनके लिए उनको और बेहतर बनाने का जो हम लोग काम करेंगे। और मांग करना होगा तो मांग करते रहेंगे, लेकिन जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो हम लोग राज्य सरकार अपने स्तर से ये सब काम इतना करते रहेंगे। तो इसी के साथ होगा न्याय के साथ विकास, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम लोगों को जब मौका मिला भाई, तो हम लोग तो इतना काम इतने दिन से करते रहे हैं। जो भी मौका है आगे जो भी करते रहेंगे, सब लोग करते रहेंगे। और हमारे साथ जो नई पीढ़ी के हम लोग हैं, आप मुख्यमंत्री, सब लोग मिलकर के इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और बिहार को बहुत आगे विकसित करेंगे, इस काम को करेंगे। इसलिए आप सब लोग इन बातों को जान रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग पूरा काम करते ही रहेंगे। और सरकार की भावना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण रहे, पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे का वातावरण, और पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले, इसके लिए निरंतर और सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है, विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को मैं शुभकामना देता हूं। जय हिंद।